और आइए बहुत जल्दी से देखते हैं बिग एंड बोल्ड में आज क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। महाराष्ट्र से जारी सियासी उठापटक के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अजीत पवार के साथ गए हुए प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन दोनों के खिलाफ पार्टी के अंदर एक्शन लेने की मांग चल रही थी। प्रफुल्ल पटेल को शरद पवार ने पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। इससे पहले इन दोनों को पार्टी से निकाले जाने की मांग करते हुए सुप्रिया सुले ने भी शरद पवार को एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें कहा गया कि श्री सुनील तटकरे और श्री प्रफुल्ल पटेल ने 2 जुलाई 2023 को पार्टी संविधान और नियमों का सीधा उल्लंघन किया, इसलिए दोनों को पार्टी से निकाला जाए। और इधर शरद पवार ने दोनों सांसदों को पार्टी से निकाला तो उधर प्रफुल्ल पटेल ने नया दांव चल दिया। सुनील तटकरे को एनसीपी का महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं सुनील तटकरे को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करता हूं और मैंने आधिकारिक तौर पर जयंत पाटिल को बता दिया है कि उन्हें महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि जयंत पाटिल शरद पवार के साथ हैं, तो कुल मिलाकर अब यह लड़ाई भी शुरू हो चुकी है कि एनसीपी है किसकी और पार्टी पर दबदबा किसका रहेगा। मतलब कुल मिलाकर यह वही हो रहा है जो शिवसेना के साथ आपने बीते दिनों होता हुआ देखा है। और अब आपको बहुत जल्दी से दिखाते हैं कि 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में यहां की विधानसभा में सरकार और विपक्ष के बीच नंबर गेम में क्या चल रहा है। अजीत पवार के एनडीए में शामिल होते ही शिंदे सरकार के पास विधायकों की संख्या बढ़कर 206 हो गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 105, शिवसेना शिंदे गुट के 41, एनसीपी अजीत पवार गुट के 40 विधायकों के साथ अन्य 40 विधायक हैं, जबकि विपक्ष के पास अब केवल 82 विधायक बचे हैं। और इसमें कांग्रेस के 44, शिवसेना उद्धव गुट के 15 और एनसीपी के 14 विधायकों के साथ 9 अन्य विधायक शामिल। 2024 में मोदी को हराने का सपना देखने वाले विपक्ष के लिए यह कितना तगड़ा झटका है, इस रिपोर्ट में। 2024 के चुनाव से पहले देश की सियासत में मोदी का पावर गेम शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र में आए सियासी भूचाल से हुई। बीजेपी ने महाराष्ट्र के बहाने एक तीर से कई शिकार किए। सबसे पहले एनसीपी को ही तोड़ दिया। इससे न सिर्फ शरद पवार की हवा निकल गई, बल्कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट को भी करारा झटका दिया, क्योंकि मजबूत विपक्ष आने वाले दिनों में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता था। जबकि मुख्यमंत्री शिंदे अब बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर मजबूरी भी नहीं रह गए, क्योंकि जितने विधायक शिंदे के पास हैं उतने ही विधायक अजीत पवार के पास भी हैं। साथ ही एनसीपी से आए विधायकों को मंत्री बनाकर बीजेपी ने जाति और भौगोलिक संतुलन बनाने में भी कामयाबी हासिल की है, जिसका सीधा असर 2024 के चुनावों में देखने को मिलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जबकि महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में 62 सीटें जीती थी, जबकि महाराष्ट्र में बीजेपी को 23 और उसकी सहयोगी पार्टी रही शिवसेना को 18 सीटें मिली थी। यही वजह है कि बीजेपी का जितना फोकस यूपी पर है, उतनी ही तवज्जो महाराष्ट्र को भी दी जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में हुई इस उठापटक के बाद शरद पवार भी बैकफुट पर हैं, क्योंकि इसने विपक्ष का पूरा सियासी गणित बिगाड़ दिया है। अजीत की बगावत का ही असर है कि विपक्ष की बेंगलुरु में होने वाली जिस बैठक की तारीख का ऐलान खुद शरद पवार ने किया था, अब उस बैठक पर ही असमंजस है। यही नहीं, महाराष्ट्र में हुए सियासी फेरबदल का असर यूपी, बिहार और बंगाल में भी दिख सकता है। बगावत की सुगबुगाहट तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इसका सीधा माइलेज बीजेपी को ही मिलेगा। तू डाल तो मैं पात और अगली अहम खबर उत्तर प्रदेश से। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में भी बड़ा सियासी खेल हो सकता है। राजभर का दावा है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी टूट सकती है, क्योंकि उनके कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि अखिलेश के कुछ विधायक और सांसद बीजेपी के संपर्क में भी हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि जो एक दिन पहले महाराष्ट्र में हुआ वो बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है, अगर इस दावे में दम। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर बिहार से। बिहार के पूर्व डेप्यूटी सीएम सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम से डर गए हैं, इसलिए वो अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, कहा है सुशील मोदी ने। नीतीश अपने विधायकों के साथ कभी मुलाकात नहीं करते, लेकिन टूट के डर से अब वो सभी विधायकों से 1-on-1 मिल रहे हैं, ऐसा कहना है सुशील कुमार मोदी का। वहीं हाल ही में महागठबंधन से अलग हुए जीतन राम मांझी ने भी कहा कि जेडीयू के कई विधायक और सांसद नीतीश से नाराज हैं। बहुत जल्द एनसीपी की तरह जेडीयू भी टूट सकती है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम से पूरे देश में सियासी बवाल मचा हुआ। और समझिए कि किस तरीके से महाराष्ट्र के सियासी उठापटक का असर यूपी से लेकर बिहार तक में दिखाई दे रहा है। साइड इफेक्ट ऑफ महाराष्ट्र यूपी टू बिहार। समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी, ओम प्रकाश राजभर ने कहा, यह हमने आपको अभी बताया। तो उधर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, अगर हमारे नेता संपर्क में हैं
तो ले जाएं, देर किस बात की कर रहे हैं। अब देखिए जरा, यहां पर बातों बातों में भी एक दूसरे पर हमले जो चल रहे हैं वो देखिए। जल्द जेडीयू में होगी कोई बड़ी फूट, यहां पर जीतन राम मांझी कह रहे हैं, अध्यक्ष अहम के। और नीतीश विधायकों से मिलते नहीं थे, अब तो बुला बुलाकर 1-on-1 मिल रहे हैं, ये कह रहे हैं सुशील मोदी। तो इधर ये कहा जा रहा है ललन सिंह की तरफ से कि बिहार जेडीयू में कोई टूट नहीं है। जेडीयू के बारे में ये कहने वाले लोग ये असल में महाराष्ट्र के घटनाक्रम से यहाँ का की जो तुलना कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। कुल मिलाकर इन बयानों के बीच हकीकत क्या है आने वाले दिनों में अनफोल्ड होते हुए वो आप देखेंगे। और अगली अहम खबर है, लैंड फॉर जॉब मामले में क्या हुआ, चार्जशीट दायर हो गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई की तरफ से दायर आरोप पत्र में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया गया। चार्जशीट में लालू यादव और राबड़ी देवी के भी नाम शामिल हैं। इसके अलावा कई कंपनी समेत कई और लोगों के नाम आरोपी के तौर पर शामिल किए गए। और अगली अहम खबर सुप्रीम कोर्ट से, देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज दिल्ली की केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने 3 साल में विज्ञापनों पर खर्च का ब्यौरा मांगा है और पूरे मामले की 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब की है। तो विज्ञापन को लेकर कितना खर्च किया गया है इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा। विज्ञापन के खर्च के बारे में अदालत में ब्यौरा देना होगा आम आदमी पार्टी को। 3 साल में कितना खर्च किया बताओ। और आगे बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल में आप देखने वाले हैं किस तरीके से फ्रांस में फैली है नफरत की आग और इसके पीछे कट्टर गैंग की कैसी है खुराफात। लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं बिग एंड बोल्ड ये पॉलिटिकल क्विक टिप्स। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने कहा कि शरद पवार की सियासी ताकत और हैसियत के सामने बीजेपी कभी सफल नहीं हो पाएगी। साथ ही उन्होंने बिहार में किसी भी तरह के ऑपरेशन लोटस की संभावना से इनकार किया। समाजवादी पार्टी के नेता और पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने कहा है कि पीएम मोदी अगर पसमानदा के लिए काम करें तो उनके साथ जाने में परहेज नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनका यूसीसी से विरोध नहीं है, लेकिन सरकार को इसका स्वरूप सबके सामने रखना चाहिए। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन राज्य में बीजेपी के सबसे बड़े एजेंट हैं, साथ ही बीजेपी नेताओं जैसी भाषा भी बोलते हैं। 14वीं कर्नाटक विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया वित्त मंत्री की हैसियत से 7 जुलाई को बजट पेश करेंगे। कांग्रेस सरकार की तरफ से धर्मांतरण विरोधी, गो हत्या विरोधी कानून को रद्द करने की वजह से सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बिटकॉइन घोटाले की जांच के लिए एसआईटी बनाने का आदेश दे दिया है। एसआईटी की जांच शुरू होते ही यहां बीजेपी नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पूरे मामले में कुछ बीजेपी नेताओं पर मिलीभगत के आरोप हैं।